नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं और अगले 5-7 मिनट में कोशिश करूंगा आपसे जुड़े रहने की। तो गुजरात और हिमाचल के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण पॉलिटिकल पंडित कर रहे हैं। तो एक विश्लेषण मेरी तरफ से भी है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि बीजेपी हार गई लेकिन मोदी जीत गए। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि मोदी ने जीतकर 2024 को बचा लिया। यहां कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी ने चूंकि 2024 बचा लिया इसीलिए वो बीजेपी को भी बचा लेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 को बीजेपी ने या मोदी ने बचा लिया, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 2023 अभी बाकी है। कुल मिलाकर गढ़ बीजेपी हार गई लेकिन किला मोदी ने जीत लिया। गढ़ यानी छोटा किला। इनका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले हिमाचल की चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसका ध्यान कम लोगों की तरफ गया है। मेरा ध्यान उस तरफ गया तो मुझे लगा मैं आपका ध्यान भी उस तरफ लगाऊं। हिमाचल में बीजेपी हार गई, 0.9% से हार गई। सिर्फ 37,000 वोट उसे कांग्रेस से कम मिला। लेकिन ये 37,000 वोट कांग्रेस से कम क्यों मिला, इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए बीजेपी की जयराम ठाकुर की सरकार दोषी है या केंद्र की मोदी सरकार दोषी है? यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुल मिलाकर जयराम ठाकुर की हालत 2013 के विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित की हार और अशोक गहलोत की राजस्थान में हार से उसकी तुलना की जा रही है। अब जयराम ठाकुर अपने मंडी में से 10 में से 9 सीटें जीतते हैं। मंडी इलाके में आसपास की 17 में से 15 सीटें जीतते हैं, खुद 38,000 वोटों से जीतते हैं। लेकिन बीजेपी हार जाती है। हारी क्यों? 2 पॉइंट पर हारी। एक ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात को लेकर, और दूसरा अग्निवीर को लेकर। और इन दोनों का जयराम ठाकुर की सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है। अग्निवीर मोदी सरकार की योजना है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी केंद्रीय कमान को यानी मोदी जी को और अमित शाह को फैसला करना है, क्योंकि वो पूरे देश भर में फिर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बीजेपी हिमाचल में ओपीएस बहाल करने की बात करे और दूसरे राज्य में नहीं करे। यही स्थिति 2013 की सर्दियों में जो चुनाव हुआ था उसको लेकर हुई थी। तब शीला दीक्षित हार गई थी दिल्ली में, और निर्भया का मामला था, निर्भया रेप केस। दिल्ली पुलिस मनमोहन सिंह सरकार यानी कांग्रेस की केंद्र सरकार के अधीन आती थी, लेकिन शीला दीक्षित बेचारी इतनी सीधी कि कुछ बोल भी नहीं पाई, उसका कोई दोष भी नहीं था। फिर मनमोहन सिंह सरकार का जो 2G घोटाला और फिर कोलगेट घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, इन सब का खामियाजा शीला दीक्षित की सरकार को भुगतना पड़ा। लोगों का गुस्सा दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार पर उतरा और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर उतरा। ठीक इसी तरह जैसे अग्निवीर और ओपीएस का गुस्सा, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का गुस्सा जयराम ठाकुर को झेलना पड़ा, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकते। तब अशोक गहलोत ने तो बोल भी दिया था, उन्होंने कुछ इशारा भी कर दिया था। ऐसा ही इशारा जयराम ठाकुर ने पहले जो उपचुनाव हारे थे तब किया था कि साहब हम महंगाई के कारण हारे, और महंगाई केंद्र सरकार का विषय है, राज्य का नहीं है। चलिए अब मूल विषय पर लौटते हैं। मूल विषय यही कि गुजरात में बीजेपी जीत जाती है, प्रचंड जीत हासिल करती है, लेकिन हिमाचल में हार जाती है, एमसीडी चुनाव में हार जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है, 2 मतलब है इसका। एक मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद के लिए यानी लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगते हैं तो जनता भर भर कर उनकी झोली भर देती है, झोली में वोट ही वोट डाल देती है। 2, जब मोदी गुजरात में जाकर अपने लिए वोट मांगते हैं तो गुजरात की जनता उनकी झोली भर देती है, भर भर के झोली भर देती है। इस बार तो झोली ओवरफ्लो हो। लेकिन यही मोदी जब किसी अन्य राज्य में जाकर वहां की बीजेपी की सरकार को सत्ता में लाने या सत्ता बचाने के लिए वोट मांगते हैं तो जनता कंजूसी कर जाती है। स्थानीय कारक, स्थानीय पार्टी, कांग्रेस पार्टी, स्थानीय उम्मीदवार, उनका कामकाज, इन सब चीजों को देखने लगती है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब क्या निकाला जाए ये बताता हूं, लेकिन पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 2018 से ही उदाहरण देख लेते हैं। राजस्थान में बीजेपी हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, मध्य प्रदेश में हारी। बाद में कैसे सत्ता मिली वो अलग कहानी है। झारखंड में बीजेपी हारी,
हरियाणा में त्रिशंकु खट्टर सरकार को 10 लोगों का समर्थन दुष्यंत चौटाला की पार्टी से लेना पड़ा। झारखंड में हारी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारी। हम नीचे के राज्य, हम तेलंगाना की बात या फिर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या केरल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं उसे। उड़ीसा में बीजेपी हारी। लेकिन आप कहेंगे कि बिहार में बीजेपी जीती, लेकिन बिहार में बीजेपी का जीत का श्रेय किसके पास जाता है ज्यादा? नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी ये कमाल नहीं कर सकती थी। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती, बिल्कुल जीती, लेकिन वहां योगी का डबल इंजन लगा हुआ था, इस कारण बीजेपी जीती। तो अब सवाल उठता है, दो सवाल उठते हैं। क्या बीजेपी मोदी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगी है? क्या राज्य सरकारों को बिल्कुल हाशिए पर छोड़ दिया है? क्या अब बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो राज्यों की सरकारों को, जहां जहां उनकी सरकार है, उनको दुरुस्त किया जाए? क्या अब हम देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जाता है? क्या हम देखेंगे कि खट्टर को हटा दिया जाता है? क्या हम देखेंगे कि कर्नाटक में जहां कुछ महीने बाद चुनाव है वहां भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन कर दिए जाते हैं? या फिर बीजेपी को लगता है कि मोदी का सिक्का चल रहा है, मोदी नायक बने हुए हैं, तो इस सिक्के को चलते रहने दिया जाए, इसमें बस राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवाद, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व को और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाए और इसमें साथ साथ लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए, जो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं, और उसमें फिर विकास का तड़का लगाया जाए, मोदी की व्यक्तिगत छवि का फायदा उठाया जाए। जिस नीति पर मूलतः बीजेपी चलती रही है उसको और एग्रेसिव करने की जरूरत है। क्या बीजेपी इस तरफ जाएगी या फिर राज्य सरकारों को अपने हिसाब से काम करने देगी और राज्य में बीजेपी बनाम केजरीवाल, बीजेपी बनाम कांग्रेस, बीजेपी बनाम कोई और पार्टी, इसके बीच में ही चुनाव को रखा जाएगा? यह अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं। जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष धराशायी है। उत्साह उनका गुजरात में प्रचंड जीत से खत्म हुआ है, लेकिन सिल्वर लाइनिंग भी है। सिल्वर लाइनिंग यह है सबसे बड़ी कि एमसीडी में बीजेपी हारी, हिमाचल में बीजेपी हारी और रिवाज नहीं बदल सकती। ऐसे में अगले साल का जो चुनाव है, जो तेलंगाना में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में संभवतः चुनाव है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 1-2 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है और फिर मध्य प्रदेश में चुनाव है। ये विधानसभा के चुनाव बहुत जरूरी हो जाते हैं, जिस पर ये अग्नि परीक्षा होंगे। कुल मिलाकर सेमीफाइनल ये चुनाव होने वाले हैं। गुजरात जीत कर भी बीजेपी ने 2024 का किला बचा लिया है। ये बात पुख्ता तौर पर तब कही जाएगी जब 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी अपनी सरकारों को तो कम से कम बचाने में कामयाब हो जाए। अगर ऐसा वो कर पाए तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या नीति, रणनीति, नारा, नीयत और बाकी तमाम चीजों में कुछ परिवर्तन आएगा? और विपक्ष इससे क्या सबक सीखेगा? क्या विपक्ष ये सबक सीखेगा कि बीजेपी के खिलाफ एक होकर नहीं लड़े तो खत्म हो जाएंगे? शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल जैसी घंटी की जो आकृति है, घंटी जैसी आकृति, बेल आइकन, इसे दबाना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो से आपको जानकारी हो जाए। बीच बीच में मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के समय भी एक बड़ी खबर के रूप में आपके सामने आता रहा हूं, उनको समझाने की कोशिश करता रहा हूं। और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @विद्रोही7। आपका जो स्नेह मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आपके सुझावों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।